देखो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे, जब भी आप नोट्स को रीड कर रहे होगे या लेक्चर देख रहे होगे ना, साथ के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अगर आपने सीरियसली शुरू में नोट्स नहीं बनाए थे तो अभी के लिए सोल्यूशन है कि आप रेगुलर जो आपके लेक्चर्स थे वो देख सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। ये सबसे बेटर ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन आप लोगों के लिए मुझे लगता है। जब आपको आत्मविश्वास होगा ना, जब आप खुद पर डिपेंडेंट होगे ना, किसी और पर नहीं, तो आपको डर नहीं लगेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वही इकलौता काम है जो आपको दिया गया है, पढ़ना। इसके अलावा तो कोई काम होगा नहीं आपके पास। हेलो हेलो हेलो, फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर के आए आपके लिए स्ट्रैटेजी क्लास 10th प्री बोर्ड्स के अंदर एक्सेल करने की। तो भाई हम लोग जानते हैं कि भाई बहुत ही जल्दी आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, बिल्कुल अभी शेड्यूल्ड ही है। तो इसलिए भाई किस तरीके से हम लोगों ने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम लोगों ने नहीं डरना है प्री बोर्ड से, और बिना डरे हम किस तरीके से एक्सेल कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने मार्क्स को, ठीक है ना। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे आज भाई, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस प्री बोर्ड एग्जाम का कि प्री बोर्ड एग्जाम क्या है, क्यों है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन के साथ कि किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है प्री बोर्ड की प्रिपरेशन को। तो देखो, यहां पर सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा कि आपने कोई भी नया चैप्टर जो कि बिल्कुल अननोन हो, आपने अब तक नहीं पढ़ा, बैकलॉग हुआ है काफी पहले से आपका, उसे आप इस टाइम पर टच नहीं कर सकते। जब आपके 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में एग्जाम आने वाले हो प्री बोर्ड के, तो भाई इसको आपने वैसे ही सीरियसनेस के साथ लेना है जैसे कोई बोर्ड का एग्जाम हो। तो कुछ भी नया इस टाइम पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको। कुछ भी नया स्टार्ट करने से होगा ये कि हम अपना सारा फोकस नए चैप्टर को सीखने में, नए चैप्टर को समझने में डाल देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने पहले का सीखा हुआ हो उसको दोबारा से रिवाइज करने का हमको टाइम ही ना मिले। इसलिए जो अभी तक आप लोगों ने कंसोलिडेट किया है, जो अभी तक आप लोगों ने इकट्ठा किया है, जो आप लोगों ने अभी तक अपने दिमाग में, दिल में नॉलेज को एक्यूमुलेट किया है, उसी को दोबारा से एक बार पढ़ने की, दोबारा से एक बार देखने की जरूरत है। यानी ये टाइम है रिवीजन का, ये टाइम कुछ भी नया उठाने का नहीं है। तो अगर आपका कुछ छूट गया है, बाद में मौका मिलेगा। अभी प्री बोर्ड आएंगे जनवरी में, हो सकता है प्री बोर्ड 2 भी आए, कुछ बच्चों के होते हैं प्री बोर्ड 2, कुछ स्कूल्स के अंदर करवाए जाते हैं ना, लेकिन आपको इनफ टाइम मिलेगा, फरवरी तक का भी आपको टाइम मिलेगा। अगर आपने कुछ नया पढ़ना हो तो पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है तब, ठीक है ना। बीच में काफी टाइम मिलेगा आपको, लेकिन इस टाइम पर कुछ भी नया उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ रिवाइज करना है आपने उन चैप्टर्स को जो कि आपने डन कर दिए हैं। यानी आप लोगों ने अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी अपनी क्लास 10th की, तो आपने शुरुआत के जो चैप्टर पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मैं ये मानता हूं, है ना। तब थोड़ा सा बच्चा सीरियस होता है, नया नया आता है, फिर धीरे धीरे बर्डन बढ़ता जाता है, तो फिर बैकलॉग क्रिएट होने लगते हैं। ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसा है कि आपने स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर्स अच्छे से पढ़े थे, लेकिन टाइम आते आते वो कुछ चैप्टर्स छूटते चले गए, कुछ चैप्टर कम समझ में आए, कुछ चैप्टरों को दोबारा एक बार देखने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप लोगों को उनको देखना चाहिए, ठीक है ना। आप स्टार्ट करिए सबसे पहले वाले चैप्टर से जहां से आप लोगों ने छोड़ा था अपनी प्रिपरेशन को। यानी अप्रैल में सबसे पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा था, जिस भी सब्जेक्ट का वो हो, मैं फिजिक्स की बात नहीं करता, फिजिक्स स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, साइंस स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए बात करने आया हूं कि भाई आपने स्टार्ट वहां से करना जहां से आपका कोर्स एकदम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपने अगर उनको डन कर दिया है, यानी एक बार आपने उन सबको पूरी तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया, आपको वो समझ में आ गया है, तो आपको वो दूसरी बार भी समझ में आ जाएगा। उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रिकॉल करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, नहीं आने वाली ना भाई। बीच में आपका टर्म 1 का एग्जाम भी था, तब भी आपने कुछ तो पढ़ाई करी होगी, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी तब भी, ठीक बात है ना। तो कुछ तो तब भी पढ़े थे, तो इसलिए उन्हीं चैप्टर्स को आपने क्या करना है, एक बार रिविजिट करना है, एक बार दोबारा से उन तक पहुंचना है, दोबारा से उनको पढ़ना है, दोबारा से उनको खोल करके देखना है, ठीक है ना। तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स में से रिवाइज करना जो कि आपने डन कर दिए हैं, कोई भी नया चैप्टर छूने की जरूरत नहीं है। शुरू के 2 पॉइंट्स में यही बता रखा है। तीसरी बात है कि आपने डे वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है रिविजन के लिए। यानी अगर आपके पास समय रह गया 15 दिन, समय रह गया 20 दिन, समय रह गया 25 दिन, समय रह गया 10 दिन, समय रह गया 1 हफ्ता, डिपेंड करता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, आपने आज ही से अपनी डे वाइज स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि मुझे डे 1 पर एसएसटी में से ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, साइंस में से ये 1 चैप्टर पूरा करना है, मैथ्स में से ये 1 या 1.5 चैप्टर मुझे पूरा करना है, इंग्लिश में से मुझे इतना पूरा करना है।
तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप डे वाइज स्ट्रेटेजी बनाइए। और मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में पढ़ लो, कम से कम कोई 2 सब्जेक्ट तो उठाओ। डे 1 पर आपने साइंस और एसएसटी पढ़ लिए फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट डे आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर उसके साथ कोई और सब्जेक्ट कंबाइन कर लो, ठीक है ना। तो कोशिश ऐसी करना कि एक सब्जेक्ट ऐसा रखना जो लॉजिकल हो, दूसरा सब्जेक्ट ऐसा रखना जो कि लर्निंग बेस्ड हो। जैसे एसएसटी लर्निंग बेस्ड एक सब्जेक्ट है ना, कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेंगे वो मैथ्स में मिलेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में मिलेंगे, उससे कुछ कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में, उससे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बायो में। लर्निंग वर्क आपका ज्यादा बढ़ता जाता है। तो एक सब्जेक्ट ऐसा चुनना जिसमें लर्निंग वर्क कम हो, और एक सब्जेक्ट ऐसा चुनना जिसमें लर्निंग वर्क ज्यादा हो। चैप्टर्स भी आप ऐसे ही चूज कर सकते हो, आप चैप्टर्स को भी ऐसे ही चूज कर सकते हो कि एक चैप्टर ऐसा जिसमें लॉजिक ज्यादा लग रहा है, प्रैक्टिस लिखने वाली ज्यादा लग रही है, और दूसरा चैप्टर ऐसा जिसमें लर्निंग वर्क थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक कॉम्बिनेशन बना करके चलना, आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा समय के लिए थकेगा नहीं, ज्यादा इंटेंसिटी से काम कर पाएगा और ज्यादा एनर्जी से लंबे समय तक काम कर पाएगा, उसका स्टेमिना बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसा डे वाइज स्ट्रेटेजी आपने बनानी है कि डे 1 पर मैं क्या करने वाला हूं, डे 2 पर मैं क्या, डे 3 पर मैं क्या, डे 4 पर मैं क्या। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा करेंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, कब आप तक ये वीडियो पहुंचती है, ठीक बात है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिवीजन करना कैसे है। अब बात करते हैं कि रिवीजन करें कैसे। तो रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें का सबसे पहला पॉइंट है भाई कि आपने जो अपने नोट्स बनाए थे क्लास के दौरान, सर हमने तो नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे तो भाई बनाने तो चाहिए। और अभी भी टाइम नहीं गया है, अगर आप अभी भी बनाना चाहो तो इतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो 14 चैप्टर, 13 चैप्टर हैं जिनके अंदर आप नोट्स अगर बनाने पे आए तो आप नोट्स बना सकते हैं अभी भी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपने कुछ नोट्स बना रखे हैं अपने, ठीक है ना, तो आपने अपने लिखित नोट्स से, हस्तलिखित नोट्स से ही पढ़ाई करनी है, सेल्फ रिटन नोट्स से ही आपने पढ़ाई करनी है। तो आपने क्या करना है, उन नोट्स को रीड करना है। मान लेते हैं कि आपने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए, आपको पता ही नहीं था कि नोट्स होता क्या है, तो भाई एक काम आप ये कर सकते हो कि अपनी स्कूल की कॉपी को उठा सकते हो। उस स्कूल की कॉपी के अंदर मैडम ने क्लास के अंदर कुछ डिक्टेट करवाया होगा, वो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी को उठाओगे अगर इस टाइम पर तो वो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हो, आप वन शॉट्स देख सकते हो यूट्यूब पर आकर के। बहुत सारे, देखो 12th क्लास के अंदर या नीट पर पढ़ रहे हो, क्या जेई लेवल पर पढ़ रहे हो, वहां पर वन शॉट्स को रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वन शॉट्स वहां पर बहुत लंबे लंबे होते हैं, 11 12 घंटे के वन शॉट होते हैं। क्लास 10th के अंदर, क्लास 9th के अंदर वन शॉट्स भी होते हैं 3 से 4 घंटों के, बस, है ना, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, 4 घंटे का, बस ऐसे ही कुछ होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना टाइम बचाना है। अगर नोट्स नहीं लिख रखे तो वन शॉट्स आपने देख लेने हैं, ठीक है ना, वन शॉट्स आपने पढ़ लेने हैं। तो आपने वहां से अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। वन शॉट्स देख सकते हो आप अपने लिखे हुए नोट्स पढ़ सकते हो अगर वन शॉट नहीं देखना चाहते, क्योंकि बच्चे कुछ सीरियस बच्चे भी हैं, हर तरह का बच्चा है भाई, ठीक है ना। अगर आपने सीरियसली शुरू में नोट्स नहीं बनाए थे तो अभी के लिए सोल्यूशन है कि आप रेगुलर जो आपके लेक्चर्स थे वो देख सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। ये सबसे बेटर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मुझे लगता है, ठीक है। और जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं वो सिर्फ अपने नोट्स की रीडिंग करें, ठीक है ना। क्लास के दौरान जो नोट्स बनाए हैं उनकी रीडिंग करना ही आपका फिलहाल सोल पर्पस है, और आपको देखना है कि उन नोट्स में से मुझे क्या चीज अटक रही है, क्या चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। जो चीज समझ में आ रही है बहुत बढ़िया बात है, नोट्स आपने पढ़े, आपको समझ में आया कि ये लिखा हुआ, ये सर ने उस टाइम पर बताया था, ये मैम ने उस टाइम पर बताया था, आज से 6 महीना पहले, आज से 7 महीना पहले जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब सर ने ये बातें बताई थी, लेकिन ये मुझे अब समझ में नहीं आ रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करोगे, जाकर के लेक्चर देखोगे, वही वाला पार्ट देखना है, पूरा लेक्चर देखने में समय बर्बाद नहीं करना, समय नहीं है बर्बाद करने के लिए आपके पास। वही टॉपिक आपने उठाया और उसी टॉपिक पर से क्या देखा, जाकर के लेक्चर देखा और दोबारा से नोट्स पर वापस आए और समझा अच्छा ये चीज थी, ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ गया। अब प्रैक्टिस करेंगे, क्या लिखा हुआ देखो, दूसरा प्रैक्टिस। अब आपने प्रैक्टिस करनी है उन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की जो आपको सर ने या मैम ने बताए हैं क्लास के अंदर कि भाई ये तो करके जाने ही जाने हैं, एलिमेंट्री के नाल तो करके जाना ही जाना है, ये करके जाना ही जाना है, तो वो सब आपने करना है। प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की, रफ कॉपी पर आपने पेन से कर लो, पेंसिल से वैसे करनी चाहिए, वहां तो पेंसिल से ही करके आना। फिलहाल आप पेन से भी चाहो तो पहली बार अगर प्रैक्टिस करो तो पेन से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस करो वो पेंसिल से करना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने चाहिए जो कि पेपर के अंदर बार बार आए गए हैं। रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मैप्स प्रैक्टिस करने हैं आपको भाई, एसएसटी के अंदर स्कोरिंग होते हैं। क्वेश्चंस जितने भी टीचरों ने बताए हैं
अपने अपने सब्जेक्ट्स में से कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये तो करके जाने जाने, वो आपने करने ही करने अपनी रफ कॉपी के अंदर। लेकिन रिटन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि रफ में लिखना है। खाली डायग्राम को देख नहीं लेना, खाली रिएक्शन को पढ़ नहीं लेना, खाली न्यूमेरिकल को ऊपर से देखना नहीं है। ये मैथ्स कर रहे हो आप, ये फिजिक्स कर रहे हो आप, ये नॉवल नहीं पढ़ रहे कि आपको आप देखोगे और आपको उसमें से रस आता जाएगा, उसमें से स्वाद आता जाएगा, आपको उसमें से इंटरेस्ट आता जाएगा। आपको ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा और इंटरेस्ट बनवाना पड़ेगा खुद का। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को, उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। और वो एफर्ट के आपको जो रंग है ना, उस एफर्ट के जो फ्रूट है ना, वो आपको जरूर दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे। लेकिन तो रफ के अंदर आपने क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। हर इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिएक्शन, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन, मैप, जो भी हो, हाँ, अपने अपने सब्जेक्ट की कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने रफ में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डेफिनेशन, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल्स, ऐसी कुछ चीजें हैं। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना, जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो वो बातें आपने लर्न कर लेनी है, याद करने वाली चीजें याद कर लेनी है, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी की लाइनें होती हैं उसमें से डायरेक्ट उठ करके कभी कभी सवाल आ जाता है और वहां पर आपको एनसीईआरटी वाले शब्द ही लिखने पड़ते हैं। इसलिए स्वयं बनाए शब्द याद नहीं करने, जहां तक बात है डेफिनेशन की, स्टेटमेंट की, प्रिंसिपल की, ठीक है ना। जो स्वयं बनाए गए आंसर होते हैं, खुद के बनाए आंसर होते हैं, वो लॉन्ग आंसर के अंदर आप खुद से घुसा सकते हो, थोड़ी सी ग्रामर इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेटमेंट हुए, जो लॉज हुए, जो प्रिंसिपल्स हुए, जो डेफिनेशंस हुई, वो ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी की लिख करके आनी होती है। तो इसलिए आपको उनको याद करना है और हेल्प लेनी है अपने गार्जियन से, फादर मदर कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो गए, सिबलिंग हो गए, इनकी आपको हेल्प लेनी है। ये आपसे सुनेंगे। एक टाइप से ओरल टेस्ट देना है आपने इनको, चाहे वो आधे घंटे का ओरल टेस्ट दो, बोलो भाई आधे घंटे के अंदर मुझसे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पूरा चैप्टर सुन ले, आधे घंटे के अंदर मुझसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर सुन ले, ठीक है ना। उसको सामने बिठा लो, जो भी है, पेरेंट हो सकते हैं, गार्डियन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनको सामने बिठा लो, उनको सुना दो। पहले खुद याद करो, 1-1.5 घंटा उस पर लगाओ, याद करो, और उसके बाद सारी परिभाषा उनको सुना दो, ताकि आपका वो जो टॉपिक है वो पक्का हो जाए, बिल्कुल वो आपका चैप्टर पक्का हो जाए, ठीक है ना। उनको सुना दोगे, ठीक है ना, तो बेस्ट रहेगा। इससे बेटर कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपके आसपास हो उनको पकड़ो और उससे बोलो भाई मुझसे सुन ले चैप्टर, ठीक है ना। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चौथी चीज है कि आपने रिपीटेडली रीड करना है शॉर्ट नोट्स को। देखो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे, जब भी आप नोट्स को रीड कर रहे होगे या लेक्चर देख रहे होगे ना, साथ के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या होना चाहिए? शॉर्ट नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स के अंदर फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला शीट, जो मर्जी बोलो, वो लिखे हुए होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस चैप्टर के, और कुछ शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर के होने चाहिए। जैसे मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, तो हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए, कहां कहां पर सर ने कहा था कि भाई जोर दे करके भाई ये तो करना ही करना है, तो वो सब बातें आपने उसके अंदर नोट कर ली। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना। हर चीज, हर इंसिडेंट के बारे में, हर इवेंट के बारे में 1 to 2 लाइनर आपने पता होने चाहिए आपको, और वो कीवर्ड्स होने चाहिए आपके आंसर के, ठीक है जी। तो नोट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्या बनाने में? शॉर्ट नोट्स बनाने में। लेक्चर ही है, यानी फर्स्ट पॉइंट ही हेल्प करेगा सेकंड पॉइंट को लाने में। सेकंड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? रीड रिपीटेडली फ्रॉम शॉर्ट। आपने 1 से 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर लिख जाना है, सिर्फ 1 से 2। ऐसे आगे पीछे पन्ना होना चाहिए, ये हो गया ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड खत्म। ये आगे पीछे पन्ना होना चाहिए, ये हो गया भाई आपका हेरिडिटी खत्म। आगे पीछे पन्ना होना चाहिए, ये हो गया भाई आपका एसिड बेस के सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं इसके ऊपर। समझ गए ना बात को? इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। शॉर्ट नोट्स आपने करने, और शॉर्ट नोट्स को रिपीटेडली पढ़ना है, रिपीटेडली देखना है अपनी आंखों के आगे से। ये कब होगा? ये वही डे वाइज स्ट्रेटेजी के अंदर होगा, जब आप पढ़ रहे होगे तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे उसी टाइम पर, ठीक है जी। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। अगर आप करें तो मुझे जरूर बताएं, जरूर बताएं। प्री बोर्ड्स के बाद जरूर आया इस वीडियो पर, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपके काम आई या नहीं आई। अभी के लिए थैंक यू लिख के जाने की, ऑल द बेस्ट लिख के जाने की, लव यू सर लिख के जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी के लिए बेशक आप वीडियो देख के और निकल जाओ, इस स्ट्रेटजी को अपने पास लिख लो, नोट कर लो। इसको फॉलो करने के बाद जो इसके रिजल्ट आएंगे ना, आप मुझे बताना कि आपका कॉन्फिडेंस प्री बोर्ड के टाइम पर बढ़ा या नहीं बढ़ा। लास्ट बात हम लोग करते हैं भाई फियर के बारे में। देखो, बहुत सारा फियर फैला हुआ है, बहुत सारा डर फैला हुआ है प्री बोर्ड्स को लेकर के, है ना। कोई कहता है कि भाई इस प्री बोर्ड के मार्क्स आपके इंटरनल के मार्क्स में लगेंगे। कोई कहता है भाई ये जो प्री बोर्ड का सिलेबस होता है ना, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, 30 नंबर भी नहीं आते 100 में से, फेल कर देते हैं प्री बोर्ड के अंदर। तो
इस प्री बोर्ड के बेसिस पर ना आपको स्ट्रीम मिलती है 11th क्लास के अंदर। ऐसी ऐसी बहुत सारी मिथिकल बातें, ऐसी ऐसी बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन फ्लोट करती रहती है सोसाइटी में, ठीक है ना। देखो यार, जिस तरीके से कोई भी एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम प्री बोर्ड का एग्जाम भी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपको बोर्ड से डर लगता है क्या? हां सर लगता है, तो प्री बोर्ड से उससे कम ही डर लगना चाहिए, लेकिन प्री बोर्ड से ज्यादा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि इसके अराउंड ना बहुत सारा डर पैदा कर दिया जाता है, बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जाती हैं जबकि इनमें सच्चाई नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ स्कूल्स शायद ऐसा करते हो, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ स्कूल्स शायद ऐसा करते हो कि उसके बेसिस पर स्ट्रीम देते हो, है ना। क्योंकि मैंने खुद ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं, वो खुद बोलते हैं कि सर प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए तो हमको साइंस नहीं मिलेगी, प्री बोर्ड में नंबर कम आए तो हमको ये दे देंगे, ठीक है ना। तो कुछ स्कूल ऐसा करते भी है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो आपको आपके स्कूल की करेक्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, करेक्ट सेंस पता होनी चाहिए, उसके लिए आप सीनियर से बात कर सकते हो। 11th क्लास में जो आपके भाई बहन गए होंगे या आपके कोई फ्रेंड आपके बड़े 11th में गए हो, 12th में गए हो, उनसे आप पूछ सकते हो कि ऐसा था जैसा अभी बोला जा रहा है क्या वैसा है? तो ऐसा नहीं कि उसको मन में रखना है, वो झूठ अगर फैलाया जा रहा है आपके कानों तक आ रहा है तो उसको कंफर्म करो जाकर के यार, डरने वाली क्या बात है। टीचर के पास जाके बात करो, अपने सीनियर से जाके बात करो, 11th क्लास के आपके हो सकते हैं बड़े जो आपको गाइड करते हैं, उनसे जाके बात करो, 12th वालों से जाके बात करो कि ऐसा होता है क्या हमारे स्कूल में, ठीक है ना। खैर, सबसे बड़ा फियर मैनेजमेंट पता क्या है? सबसे बड़ा फियर मैनेजमेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको आत्मविश्वास होगा ना, जब आप खुद पर डिपेंडेंट होगे ना, किसी और पर नहीं, तो आपको डर नहीं लगेगा। डरने वाली क्या बात है? फियर खाने वाली क्या बात है भाई? डर खाने वाली क्या बात है? आपके पास नॉलेज है, आपके पास जानकारियां हैं और वो जानकारियां सही हैं, बस आपने उसको प्रैक्टिस में ही तो तब्दील करना है, ठीक है ना। आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी हैं, आपने उनको क्या करना है? केवल प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है ताकि वो और पक्की होती चली जाए। तो देखो यही लिखा हुआ, बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर सवाल प्रैक्टिस करिए, क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जाते हैं वो प्रैक्टिस करिए, टीचर ने जो कहा है भाई ये करके जाना है, प्रैक्टिस करो उस चीज को। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपके चैप्टर निपटते जाएंगे, और जैसे जैसे वो डे वाइज स्ट्रेटेजी पूरी होती जाएगी ना, जो मैंने आपको बताई थी कि डे 1 पर ये कर, डे 2 पर ये करना, डे 3 पर ये करना, जैसे जैसे ये होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। फिर प्री बोर्ड से आपको डर नहीं लगेगा, फिर किसी भी एग्जाम से आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारे छोटे छोटे गोल्स पूरे होते जाते हैं ना, हमारा डर खत्म होता चला जाता है। तो आपने यही करना है, अपने छोटे छोटे गोल, अपने डे वाइज गोल्स को आप पूरे करते जाओ, आपका डर खत्म होता चला जाएगा। एक भी ऐसा गोल मत बनाना, एक भी ऐसी डे वाइज प्लानिंग मत बनाना जो आप एग्जीक्यूट ना कर पाओ। हर बच्चे की क्षमता अलग है। एक बच्चा एक दिन में 12 घंटे पढ़ करके 4 या 5 चैप्टर भी खत्म कर सकता है, और एक बच्चा, कोई दूसरा बच्चा 4 या 5 घंटे पढ़ करके भी 4 या 5 चैप्टर खत्म कर सकता है। किसी को 12 घंटे लगते हैं उसी काम को करने में, किसी को 10 घंटे लगते हैं उसी काम को करने में, किसी को 6 घंटे लगते हैं उसी काम को करने में, किसी को 3 ही घंटे लगते हैं। तो आपकी अपनी प्रिपरेशन है, और कोई भी अनरियलिस्टिक गोल मत बनाना, क्योंकि अगर वो मीट नहीं हुआ तो हमें दुख पहुंचता है, ठीक है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वही इकलौता काम है जो आपको दिया गया है, पढ़ना है। इसके अलावा तो कोई काम होगा नहीं आपके पास, ठीक है। किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन से बच करके रहना है, जैसे प्री बोर्ड के नंबर, इसी से प्री बोर्ड के नंबरों से इंटरनल के नंबर लगते हैं, प्री बोर्ड के नंबरों से स्ट्रीम डिसाइड होती है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें, ठीक है ना। और अपना माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर करना है आपने कि भाई प्री बोर्ड मुश्किल आएगा, बोर्ड मुश्किल नहीं आएगा। लिख लो इस बात को, इस बात को नोट कर लो, हैशटैग लगा के नोट कर लो, स्टार बना के, तारा बना के, नोट पॉइंट बना के नोट कर लो इस बात को, क्या कि प्री बोर्ड मुश्किल आएगा, बोर्ड मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है ना। गारंटी से बोल रहा हूं, खुद भी पढ़ाऊं, खुद ने भी 10 ईयर पेपर किए थे, तो 10 साल का वो, और पढ़ाते हुए भी लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, तो 8 साल का ये और 9 साल का ये, है ना। कितना हो गया? 19 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं ये बात आपसे, 19 साल के एक्सपीरियंस से, ठीक है। 9 साल पढ़ाने का, 1 साल खुद पढ़ा था, और जब पढ़ा था तब भी 10 ईयर पेपर देखे थे, तब भी लोगों से बातें करी थी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं कि प्री बोर्ड मुश्किल आएगा, बोर्ड मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है जी। तो प्री बोर्ड देख करके, प्री बोर्ड इज नॉट द रेप्लिका ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, ओके। सैंपल पेपर करने का मन हो तो करना, और कोई स्कूल ऐसा नहीं होता कि सैंपल पेपर उठा करके ही प्री बोर्ड का पेपर बना दे, नहीं, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल को ही प्री बोर्ड पर रखते हैं ताकि बच्चों की अकल ठिकाने आए,
है ना। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई ठीक है, घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके रखना, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनके कभी प्री बोर्ड्स के मार्क्स पूछना मैं अपने ही बता देता हूं भाई, 10 में से कह रहा हूं, 100 में से मुझे ध्यान है कि 30 से 40 के बीच में मैं सब कुछ निपट गया था। 30 नंबर से लेकर के 40 नंबर के बीच में मैं सब में निपट गया था। आप समझो, इतना हार्ड पेपर प्री बोर्ड का बनता है। और प्री बोर्ड का पेपर पता है, मैं आपको सच बताऊं, हार्ड नहीं बनता। प्री बोर्ड का पेपर हार्ड नहीं बनता। प्री बोर्ड का पेपर हार्ड चेक होता है। सवाल तो वही आएंगे, सवालों को हार्ड लेवल नहीं कर सकते, वो बात को समझना। सवालों को क्या 12th लेवल के सवाल दे देंगे क्या? नहीं। 11th लेवल के सवाल दे देंगे क्या? नहीं। सवाल तो वही रहेंगे, लेकिन वो आपसे छोटी छोटी गलतियों के भी नंबर काटेंगे, लीनियंसी नहीं बरतेंगे। समझ गए ना। अगर पेपर हार्ड होता है ना तो लीनियंसी रखी जाती है, लेकिन प्री बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। प्री बोर्ड में थोड़ा सा ब्रूटल बिहेवियर होता है टीचरों का। तो अपना माइंड पहले से ही सेट करके रखना, घर वालों को पहले से ही कॉन्फिडेंस में रखना कि भाई इसके बेसिस पर आप मेरे प्रिपरेशन को जज मत करो। मेरी प्रिपरेशन तो अभी 10-15 दिनों की थी, मेरी प्रिपरेशन तो अभी हफ्ता 10 दिन की थी, ठीक है ना। मैं अब प्रिपेयर करूंगा और अच्छे से, ठीक है। प्री बोर्ड से क्या सीख लेनी है पता है? प्री बोर्ड से यह सीख लेनी है कि हमारे टीचर जहां जहां नंबर काट रहे हैं ना, आपको रीजन पूछना है कि सर क्यों काटा आपने यह नंबर, मैम क्यों काटा आपने यह नंबर, मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने कहां कॉमा नहीं लगाया, कहां फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहां पर अंडरलाइन नहीं किया, क्या किया। आपने एक एक बात अपने स्कूल के टीचरों से पूछनी है, अगर वो नंबर काट के आपको दे तो, ठीक है ना। बस इतना कर लो और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो प्री बोर्ड की बातें थी, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th। पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इन एग्जाम्स की। ऑल द वेरी बेस्ट।